हम पिछले वाले लेक्चर में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं अथवा उसके लक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में बात कर रहे हैं शुद्ध प्रतियोगिता की और पूर्ण प्रतियोगिता की। अर्थशास्त्री बहुधा शुद्ध तथा पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर करते हैं। हम जानते हैं कि इनमें केवल डिग्री का अंतर ही होता है। शुद्ध प्रतियोगिता की धारणा का प्रतिपादन मुख्य रूप से प्रोफेसर चैम्बरलिन ने किया था। उनके अनुसार यदि किसी बाजार में कुछ शर्तें पाई जाएं तो बाजार की इस दशा को शुद्ध प्रतियोगिता कहा जाता है। अब वो शर्तें कौन सी हैं? जैसे क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या, दूसरा समरूप वस्तुएं, नेक्स्ट है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना, नेक्स्ट स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, और अंतिम है यातायात लागत का अभाव। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिस बाजार की स्थिति में क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या हो, समरूप वस्तुएं पाई जाएं, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ने की स्वतंत्रता हो, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता हो और यातायात लागत का अभाव पाया जाए, उस बाजार को शुद्ध प्रतियोगिता कहते हैं या कहा जाता है। यह बात प्रोफेसर चैम्बरलिन ने कही। परंतु यदि इसी को हम देखें तो ये सब सारी बातें पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी पाई जाती है। यदि इन विशेषताओं के साथ में बाजार का पूर्ण ज्ञान और साधनों की पूर्ण गतिशीलता को और जोड़ लिया जाए उसे हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और शुद्ध प्रतियोगिता बाजार में केवल मामूली सा डिग्री का अंतर। अब यदि इसकी परिभाषा की बात करें शुद्ध प्रतियोगिता की, तो बामोल ने शुद्ध प्रतियोगिता की परिभाषा इस प्रकार दी। कोई उद्योग शुद्ध प्रतियोगिता की दशा में काम करता उस समय कहा जाता है जबकि इसमें कई फर्में एक समान पदार्थ इच्छानुसार प्रवेश व छोड़ना, स्वतंत्र निर्णय आदि स्थितियां हों। शुद्ध प्रतियोगिता की उपरोक्त 5 शर्तों के अतिरिक्त पूर्ण प्रतियोगिता में 2 शर्तें, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण गतिशीलता और होती है। इससे स्पष्ट होता है कि शुद्ध प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में अधिक वास्तविक धारणा है तथा पूर्ण प्रतियोगिता शुद्ध प्रतियोगिता की तुलना में अधिक विस्तृत धारणा है। अब इसके बाद में बात करें हम पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में किसी वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है, न कि किसी एक विक्रेता अथवा फर्म द्वारा। सारी फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। एक उद्योग द्वारा वस्तु की संतुलन कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जिस पर उस वस्तु की बाजार मांग तथा उद्योग की पूर्ति बराबर होती है। अन्य शब्दों में संतुलन कीमत उस बिंदु पर निर्धारित हो जाती है जिस बिंदु पर कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो जाए। इसे हम एक तालिका और एक चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे इस तालिका में बताया गया है, एक्स वस्तु की बाजार पूर्ति ये दर्जनों बताई गई है और वस्तु की कीमत रुपए में। जैसे मान ली जाए पूर्ति 50 दर्जन है,
वस्तु की कीमत 5 रुपये, तो वस्तु की बाजार मांग होगी 10। 40 पूर्ति है, कीमत 4, मांग हो जाएगी 20। इस तरह से बढ़ते बढ़ते यदि एक्स वस्तु की बाजार पूर्ति 10 दर्जन, कीमत वस्तु की 1 रुपये, तो वस्तु की बाजार मांग होगी 50 दर्जन। तालिका से ज्ञात होता है कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति दर्जन है तो पूर्ति 50 दर्जन तथा मांग 10 दर्जन है। चूँकि पूर्ति मांग से अधिक है, इसलिए एक्स वस्तु के विक्रेताओं में प्रतियोगिता होगी। इसके फलस्वरूप एक्स वस्तु की प्रतियोगी कीमत कम होती है। कीमत कम होने के कारण पूर्ति का संकुचन होगा तथा मांग का विस्तार होगा। जब कीमत कम होकर 3 रुपये प्रति दर्जन हो जाएगी तो मांग बढ़कर पूर्ति के बराबर हो जाएगी। अतएव 3 रुपये प्रति दर्जन वस्तु एक्स की संतुलन कीमत होगी। यदि कुछ कारणों से कीमत कम होकर 2 रुपये प्रति दर्जन हो जाती है तो मांग पूर्ति से अधिक हो जाएगी। विक्रेताओं में प्रतियोगिता होगी तथा कीमत बढ़कर 3 रुपये प्रति दर्जन हो जाएगी। इस कीमत पर मांग तथा पूर्ति में दोबारा संतुलन स्थापित हो जाएगा। इसी चीज़ को हम चित्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं। एक्स अक्ष के ऊपर हमने वस्तु की मात्रा ली 50 दर्जन तक, वाई अक्ष के ऊपर कीमत ली 0 से स्टार्ट करके 5 रुपये तक। रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत दिखाई गई है। डी डी उद्योग का मांग वक्र है, यह ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ है। एस एस उद्योग का पूर्ति वक्र है, यह नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा हो। वस्तु की पूर्ति वक्र एस एस मांग वक्र डी डी को बिंदु ई पर काट रहा है। इसका अर्थ हुआ कि ई बिंदु पर पूर्ति तथा मांग एक दूसरे के बराबर है, अर्थात 30 दर्जन। अतः संतुलन कीमत 3 रुपये तय होगी। बिंदु ई संतुलन बिंदु कहलाता है। यदि कीमत बढ़कर 5 रुपये प्रति दर्जन हो जाती है तो पूर्ति 50 दर्जन, मांग 10 दर्जन से बढ़ जाएगी। चित्र 1 से ज्ञात होता है कि 5 रुपये कीमत पूर्ति का आधिक्य ए बी के बराबर है। इस स्थिति में पूर्ति की मांग से अधिक होने के कारण कीमत कम होकर दोबारा 3 रुपये प्रति दर्जन हो जाएगी। यदि कीमत का कम होकर 2 रुपये प्रति हो जाती है तो पूर्ति 20 दर्जन, मांग 40 दर्जन से कम हो जाएगी। मांग के पूर्ति से अधिक होने के कारण कीमत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। चित्र 1 में सी डी पूर्ति की कमी को प्रकट करती है। पूर्ति की कमी तथा मांग के आधिक्य के कारण दोबारा संतुलन कीमत 3 रुपये निर्धारित हो जाती है। रेखा चित्र से ज्ञात होता है कि वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित की जाती है जहां मांग तथा पूर्ति बराबर हो जाती है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है और फर्म को उसी कीमत पर अपने उत्पादन को बेचना पड़ता है। इसे हम दूसरे चित्र के द्वारा भी बता सकते हैं, जैसा कि उद्योग के द्वारा कीमत निर्धारित हो गई ओपी, और इस पर एक फर्म चाहे जितना माल बेच सकती है। फर्म के लिए मांग वक्र है ARMR। ठीक है, इस तरह हम देख रहे हैं कि उद्योग का मांग वक्र DD तथा पूर्ति वक्र SS बिंदु ई पर एक दूसरे को काट रहे हैं। अतएव बिंदु ई संतुलन बिंदु है। संतुलन बिंदु से ज्ञात होता है कि संतुलन कीमत OP निर्धारित होती है। फर्म को जैसा कि चित्र से ज्ञात होता है कि OP कीमत पर ही अपना उत्पादन बेचना होगा। फर्म द्वारा बेची गई मात्रा अधिक हो अथवा कम हो, कीमत OP ही रहेगी। फर्म वस्तु की प्रचलित कीमत OP में न तो वृद्धि कर सकती है और न कमी, क्योंकि कीमत का निर्धारण फर्म द्वारा नहीं बल्कि उद्योग द्वारा किया जाता है। फर्म तो कीमत
की स्वीकारक होती है, न कि निर्धारक। अतः फर्म की मांग वक्र OX अक्ष के समांतर होगी। इससे सिद्ध होता है कि फर्म OP कीमत पर वस्तु की कितनी भी मात्रा बेच सकती है। फर्म की मांग वक्र PP है ही उसकी कीमत औसत आगम वक्र AR कर्व तथा सीमांत आगम में होती है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम सीमांत आगम बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में AR MR बराबर होता है, चूंकि AR वक्र तथा MR वक्र एक समान होते हैं और एक दूसरे के में विलीन होकर वे ये OX के समांतर एक सीधी सरल रेखा बन के बराबर होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उद्योग के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है और फर्म उस कीमत को स्वीकार करती है और उस कीमत पर वो चाहे जितना माल बेच सकती है। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। आगे वाले लेक्चर में हम नई बात करेंगे। थैंक यू।